सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है। यह योजना सन 2015 में शुरू की गई थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस योजना के तहत किसी भी डाकघर या वाणिज्य बैंकों की अधिकृत शाखाओं में उसके माता पिता द्वारा उनके नाम पर बालिकाओं के लिए एक विशेष जमा खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु 10 वर्ष है। खाता खोलने के लिए आवश्यक प्रारंभिक जमा 250 रुपये है और इस योजना के तहत अधिकतम जमा योजना 150,000 रुपये है। एक परिवार केवल 2 बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब लॉन्च किया गया था? सन 2014 में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर सन 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY का शुभारंभ किया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च सन 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने के लिए बाध्य किया था, जिसमें एक को 16 तक प्राप्त किया जाना था। इसके बाद 5 ऐसे आदर्श ग्राम होंगे जिसमें सन 2024 तक चयनित और विकसित किया जाएगा। इस तरह सन 2024 तक हर सांसद द्वारा कुल 8 गांवों का विकास किया जाएगा। और SAGY का मुख्य उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए जो चिन्हित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की ओर ले जाती है। स्थानीय स्तर को विकास और प्रभावी स्थानीय सरकार के मॉडल उत्पन्न करने के लिए जो पड़ोसी ग्राम पंचायतों को सिखाने और अनुकूल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं, उच्च उत्पादकता, उन्नत मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसर आदि। एक और ग्राम पंचायत को प्रशिक्षित करने के लिए स्थानीय विकास के स्कूलों के रूप में पहचाने गए आदर्श ग्रामों का पोषण करना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव का चयन करने के लिए मानदंड। सांसद किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है जो उसके पिता या पति से संबंधित नहीं है। सांसदों के लिए जनसंख्या मापदंड है। यदि संसद मैदानी इलाकों में गांव का चयन कर रहा है तो उसकी आबादी 3000 से 5000 होनी चाहिए। यदि पहाड़ी में है तो 1000 से 3000 होनी चाहिए। लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर से एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। राज्यसभा संसद को राज्य में उसकी पसंद के एक जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत चुननी होती है जहां से वह निर्वाचित होता है। शहरी क्षेत्र का एक संसद सदस्य पास के निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव की पहचान कर सकता है। एक मनोनीत सदस्य देश भर के किसी भी जिले से चुन सकता है। एक बार संसद सदस्यों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों को SAGY के तहत जारी रखा जाएगा, भले ही SAGY के तहत GP में पहले से ही गतिविधियां शुरू की गई हों या नहीं। नवनिर्वाचित सांसदों के पास अपनी पसंद के गांव का चयन करने का विकल्प होगा और 2 और बाद में 19 तक। संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अनुदान पहले से ही विद्यमान धन के रूप में ही अलग से कोई धनराशि इस योजना के लिए आवंटित किया गया से व्यवस्था की जा संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अनुदान पहले से ही विद्यमान धन के रूप में अलग से कोई धनराशि इस योजना के लिए आवंटित किया गया व्यवस्था करना पड़ा। इस योजना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फंड मौजूदा योजना में इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, BRGF आदि के लिए धन, MPLADS के पैसे का भी इस्तेमाल किया जाना है। ग्राम पंचायत से ही राजस्व, केंद्रीय राज्य वित्त आयोग अनुदान, CSR फंड,
योजना का मूल लेआउट, कार्य योजना। पहला कदम ग्राम विकास योजना बनाना, इसके बाद गतिविधियों का एक सूची बनाई जाएगी। बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, आजीविका विकास, कृषि विकास, कौशल विकास, पात्र परिवारों को पेंशन प्रदान करना, अभी के लिए आवास, सामाजिक वानिकी आदि शामिल है। योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। SAGY लागू करने के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होते हैं। यह भाग लेने वाले लाइन विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक मासिक समीक्षा बैठक करेंगे। संबंधित सांसद समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना का निकट से समन्वय और निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री हैं। PMGAY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGAY वर्ष 2000 में शुभारंभ किया गया था। इसे ग्रामीण स्तर पर संधारणीय मानव विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसे वर्ष 2016 के शुभारंभ किया गया था। यह गोपनीय तरीके से बेहिसाब धन और काले धन की घोषणा करने का अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 का प्रावधान है? गोद लेने और सरोगेसी के मामले में मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है। संशोधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य प्रसव के दौरान महिला के रोजगार को विनियमित किया गया है और इसने मातृत्व अवकाश की अवधि और प्रयोज्यता और अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों में संशोधन दिया गया। मातृत्व लाभ अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह अधिनियम उन सभी महिलाओं पर लागू होता है जो कारखानों, खानों और दुकानों का या व्यावसायिक 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। इसने महिला कर्मचारी के लिए उपलब्ध मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। हालांकि उन महिलाओं के लिए जो 2 बच्चे को होने के बाद उम्मीद कर रही हैं कि छुट्टी की अवधि 12 सप्ताह तक नहीं रहती है, अपने दत्तक और गोद लेने की तिथि से 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने कमीशन माताओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रसव की अपेक्षित तिथि से 8 सप्ताह पहले भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। संशोधन से पहले यह 6 सप्ताह था। शेष 18 सप्ताह तक प्रसव के बाद प्राप्त किया जा सकता है। अधिनियम ने घर से काम से संबंधित एक सक्षम प्रावधान पेश किया है जिसने 26 सप्ताह की अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग किया जा सकता है। कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर एक महिला ऐसे प्रावधान पर इस प्रावधान का लाभ उठा सकती है जो नियोक्ता के साथ पारस्परिक रूप से सहमत है। संशोधित अधिनियम में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए शिशु गृह सुविधा अनिवार्य है। महिला कर्मचारियों को एक दिन में 4 बार इस सुविधा का दौरा करने की अनुमति दिया गया है। संशोधित अधिनियम नियोक्ताओं के लिए महिलाओं को उनकी नियुक्ति के समय उपलब्ध मातृत्व लाभों के बारे में शिक्षित करना अनिवार्य है। भारत सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा है? वित्त मंत्रालय। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सन 2015 में की थी। यह योजना प्राकृतिक और आकस्मिक दोनों मौतों के लिए 2 लाख के जीवन बीमा की सुरक्षा प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों जिनके आधार कार्ड जिनके बैंक खाते से जुड़े हैं,
इस योजना के लिए अनुकूल हैं। सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त सन 2014, मेक इन इंडिया सितंबर सन 2014, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सन 2014, अटल पेंशन योजना सन 2015 मई सन 2015, डिजिटल इंडिया जुलाई सन 2015, कौशल भारत जुलाई सन 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई सन 2016, आयुष्मान भारत योजना सितंबर सन 2018, पीएम किसान सम्मान निधि योजना फरवरी सन 2019। एक गांव स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आशा के रूप में जाना जाता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना NRHM। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख घटकों में से देश के हर गांव को प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। गांव के ही चुने गए उसके लिए उत्तरदायी आशा को समुदाय या सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आशा मुख्य रूप से गांव की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा निवासी होनी चाहिए, जो अधिमानतः 25 से 45 वर्ष की आयु वर्ग से हो। भारत सरकार की पहल मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। प्रतिरक्षण। दिसंबर सन 2014 में भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की, जिससे प्रणाली में सुधार और पुनः सुदृढ़ीकरण हो सके, तीव्र गति से बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त किया जा सके। 8 अक्टूबर सन 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संवर्धित मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। 1978 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में टीकाकरण प्रणाली को विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI के रूप में शुरू किया। 1985 में इस कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के रूप में अद्यतन किया गया था। इसे 1989 और 90 तक दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक के साथ देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से पेश किया गया था। इसके अतिरिक्त पहले वर्ष में UIP केवल 65% बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करने में सक्षम था। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षक समिति का चयन कौन करता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा मनरेगा योजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षक समिति का चयन करता है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम सभा कुछ अन्य कार्यों के साथ साथ परीक्षण के विवरण की जांच करने, सभी सार्वजनिक दस्तावेजों का निरीक्षण करने और अधिक सामाजिक परीक्षण आयोजित करती है। 73वें 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। इन संशोधनों में संविधान के 2 नए भागों को जोड़ा गया। भाग 9 को पंचायतें 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 9A को नगर पालिकाएं 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाई ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों में मतदान के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल हैं। 20 लाख से नीचे आबादी वाले राज्यों को छोड़कर गांव, अधवर्ती ब्लॉक, तालुक, मंडल और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली अनुच्छेद 243B के तहत लागू होगी। सभी स्तरों पर अनुच्छेद 243C के तहत सीटों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा। सभी स्तरों के कार्यालय में अध्यक्षों के लिए 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 243D। मतदाता सूचियों में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग, अनुच्छेद 243 के। प्रत्येक राज्य में उन सिद्धांतों के निर्धारण के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना करना जिसके आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित हो। 243I। निम्नलिखित से क्या ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है? ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है। पंचायत का सचिव एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्य घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण और मरम्मत, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, सार्वजनिक भवनों, चारागाह भूमि का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था। ग्राम पंचायत सचिव के कार्य
ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण रिकॉर्ड करना, पिछली ग्राम सभा की बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ग्राम सभा की बैठक का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना, कार्यसूची के अनुसार ग्राम सभा की बैठक सुनिश्चित करना। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, टोल कर, गृह कर, सभी। गृह कर। नगर निगम द्वारा एक शहरी स्थानीय निकाय है। 74वें संशोधन में शहरी स्थानीय नगरों से संबंधित प्रावधान किए गए। नगर पालिका के सदस्यों का 5 साल के कार्यकाल के लिए प्रतिनिधित्व चुना जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स हाउस टैक्स एक ऐसा आरोप है जो अचल संपत्ति के मालिकों को सरकार को भुगतान करने के लिए बाध्य है। प्रॉपर्टी टैक्स हाउस टैक्स या तो स्थानीय शासी निकायों द्वारा या किसी राज्य के नगर निगम द्वारा एकत्र किया जाता है। यह सभी प्रकार की अचल संपत्तियों पर लगाया जाता है, चाहे आवासीय हो या वाणिज्य हो, चाहे वह स्वामित्व वाली हो या किराए पर ली गई हो। टोल टैक्स राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग के आधार पर राज्य या केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। मनोरंजन कर के नाम से कोई कर नहीं है, पहले था, अब यह जीएसटी के दायरे में आता है। नगर निगम द्वारा जीएसटी एकत्र नहीं किया जाता है, यह राज्य या केंद्र शासित सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, जैसा भी मामला हो। गृह कर। नगर निगम दिए गए विकल्पों में से केवल गृह कर जमा करता है। यह आमतौर नगर पालिका द्वारा एकत्रित किया जाता है। दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थानों पर निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति। इस समिति की सिफारिश पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था को 2 स्तरीय व्यवस्था में बदलना था। राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत एक जिला विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिए। जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की एक समिति द्वारा नियमित सामाजिक लेखा परीक्षक होना चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि कमजोर सामाजिक और आर्थिक समूहों के लिए वांछित धनराशि वास्तव में उन पर खर्च की गई है अथवा नहीं। राज्य सरकार को पंचायत राज्य संस्थानों का अधिक्रमण नहीं करना चाहिए। अनिवार्य अधिक्रमण की स्थिति में अधिक्रमण की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। अन्य पंचायतों को राज्य के विकास से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव का आयोजन और संचालन करना चाहिए। विकास कार्यों के जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और सभी विकास कर्मचारियों को इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करना चाहिए। पंचायती राज के लिए लोगों का समर्थन जुटाने में स्वैच्छिक एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों को देखने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए जिससे उन्हें अपेक्षित दर्जा और निरंतर कार्य करने की आश्वासन मिले। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है? ग्रामीण जल योजनाओं का अनुरक्षण और संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्रामीण बाजार मेलों का संचालन एवं रख रखाव गाँव पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। पंचायत क्षेत्र में संपत्ति का रखरखाव विशेष रूप से जिला पंचायत द्वारा किया जाता है, यही गलत है। पंचायत क्षेत्र में संपत्ति का रखरखाव विशेष रूप से जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 32 और 33 क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 जी के अनुरूप कार्यों का हस्तांतरण के लिए प्रदर्शित करती है। 1994 में उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार विकेंद्रीकरण आयोग ने पंचायतों को कार्यों के हस्तांतरण के संबंध में कई सिफारिशें की। बजाज आयोग की रिपोर्ट एक उच्च स्तरीय समिति भोलानाथ तिवारी समिति ने विचार किया। उसने पंचायतों को 32 विषयों के हस्तांतरण की सिफारिश की। अब तक 12 विभागों से संबंधित कार्य पंचायतों में अपने हाथ में ले लिया है। मूलभूत शिक्षा, लघु सिंचाई, पेयजल, युवा कल्याण, खाना, नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और कृषि। पंचायत में संपत्ति का रखरखाव गाँव
पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? अनुच्छेद 243 डी। सरकार ने पंचवर्षीय योजना के वार्षिक योजनाओं के निर्माण के लिए एक इकाई के रूप में जिले के आधार पर संतुलित विकास की नीति अपनाई। इन उद्देश्यों के लिए हर जिले में जिला योजना और विकास परिषद DPDCS का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री थे। हालांकि DPDCS को अब संविधान के 74 संशोधन के अधिनियम 243 के अनुसार गठित किया गया। गठित जिला योजना समितियों DPC द्वारा बदल दिया गया। अनुच्छेद 243 के अनुसार DPC के गठन का प्रावधान इस प्रकार है। जिले में पंचायतों नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान कर सकता है। जिला योजना समितियों की संरचना वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे, बशर्ते ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5वें भाग का निर्वाचन जिला स्तर पर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और जिले में नगर पालिकाओं द्वारा और इनमें से किया जाएगा। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के समानुपात में जिला योजना से संबंधित कार्य जो ऐसी समितियों को सौंपा जा सके, वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का संबंध स्थानीय योजना, पानी, अन्य भौतिक प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे, बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित पंचायतों नगर पालिकाओं के बीच सामान्य हित के मामले, उपलब्ध संसाधनों की सीमा और प्रकार, चाहे वित्तीय हो या अन्यथा, ऐसे संसाधनों और संगठनों से परामर्श करें जिन्हें राज्यपाल जिस प्रकार आदेश द्वारा निर्देशित करें। हर जिला योजना समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार को उस समिति द्वारा किए गए परामर्श के अनुसार विकास योजना में अग्रेसित करेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में जिला योजना समिति का गठन का उल्लेख है। निम्न में कौन सा राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए जिम्मेदार है? राज्य वित्त आयोग। एक राज्य वित्त आयोग एक राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य का राज्यपाल विधानसभा 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधान से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने केंद्र में एक मजबूत संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के रूप में राज्यों के साथ 2 स्तरीय लोकतांत्रिक प्रणाली की कल्पना की। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्यों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी स्पष्ट रूप से सीमांकन किया। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उन दोनों को राजस्व धाराएं सौंपी। हालांकि संविधान के लागू होने के 4 दशक बाद इस मॉडल में एक बड़ा बदलाव आया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने औपचारिक रूप से स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली को मान्यता दी, जिसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के निकाय शामिल हैं। मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हालांकि राज्यपाल किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक प्रावधान का पालन करना होता है। पार्टी के एक नेता को विधानसभा चुनाव में बहुमत का हिस्सा मिला, उसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल। राज्य की कार्यकारिणी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता से बनी होती है। राज्य
राज्यपाल राष्ट्रपति के रूप में राज्य सरकार का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 153-67 देश के राज्य सरकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। राज्यपाल एक नाममात्र प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ ही वह केंद्र का एजेंट होता है, क्योंकि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को नामित करती है। राज्यपाल राज्य का नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वह राज्य कार्यकारिणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है, जहां पर मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल नामित करती है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? जौनपुर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है। गौतम बुद्ध नगर में लिंगानुपात सबसे कम 851 है। साथ ही सबसे अधिक दशकीय विकास दर 91.1% है। विकल्प के लिए जिले के लिंग अनुपात: जौनपुर में 1020, गोरखपुर में 944, गौतम बुद्ध नगर में 851, देवरिया में 1017। जनसंख्या का प्रतिशत 16.51%। जनगणना मतलब मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 14.23%। बाल जनसंख्या का प्रतिशत 15.41%। साक्षरता दर गलत है, 67-68 होगा। बाल लिंग अनुपात 899 प्रति हजार। लिंग अनुपात 912। जनसंख्या घनत्व 829। देवा शरीफ मस्जिद कहाँ स्थित है? बाराबंकी में। देवा शरीफ मस्जिद उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के बाराबंकी में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का एक तीर्थस्थल वहां स्थित है, जो विश्व भर से अनेक अनुयायियों को आकर्षित करता है। यह माना जाता है कि संत के पास बचपन से ही दिव्य गुण थे और उन्होंने मक्का और मदीना में नंगे पैर धार्मिक यात्रा की। यह मस्जिद प्रसिद्ध और यहाँ हर वर्ष मेला भी लगता है, जहाँ विश्व भर के लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1996 में। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की गठन 4 अप्रैल 1996 को हुई थी। यह मूल रूप से 7 अक्टूबर सन 2002 को बनाया गया था। आयोग के पहले अध्यक्ष जस्टिस AP मिश्रा थे। यूपी मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। न्यायमूर्ति मिस्टर बालाकृष्ण नारायण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग चयन समिति धारा 22 की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चयन समिति में 4 और 6 सदस्य होते हैं। मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्षी नेता विधानसभा, गृह मंत्री, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद का विपक्षी नेता। 13 सितंबर 1995 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत बनता है। रचना: अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 2 या अधिक राज्यों के लिए यह एक संयुक्त SHRC का गठन किया जाता है। ह्यूमन राइट्स। राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में वर्णित विषयों पर केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। इस्तीफा राज्यपाल, निष्कासन राष्ट्रपति। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। धारा 24। वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं। सदस्यों अध्यक्ष की सेवा शर्त राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार। धारा 36 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकेगा। SHRC के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होंगी। राज्य आयोग ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित है। दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई SHRC द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। रचना: अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, 7 पदेन सदस्य। सदस्य की अवधि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। रंगनाथ मिश्रा NHRC के पहले अध्यक्ष थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, का जन्म उत्तर प्रदेश किस शहर में हुआ है? इलाहाबाद। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म दिसंबर 25, 1861 को उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने
वर्ष 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्ष सन 1909, 1918, 1930 और 1932 में कांग्रेस अध्यक्ष भी चुना गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय वर्ष 1919 से 1938 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्होंने अंग्रेजी अखबार द लीडर की भी स्थापना की, जो वर्ष 1909 में प्रयागराज से प्रकाशित हुआ। वह वर्ष 1924 और 1946 तक समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष भी थे। उन्हें 24 दिसंबर सन 2014 को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्षेत्र यूपी के बारे में, क्षेत्र 2,40,998 वर्ग किलोमीटर, जिलों की संख्या 75, कुल जनसंख्या 19,98,12,341, लिंग अनुपात 912 1000 पे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, आज़ादी के बाद का प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत, राजधानी लखनऊ। जनसंख्या का घनत्व 829, प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, बेतवा और केन। सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 है। विधानसभा सदस्य 403 सदस्य, विधान परिषद 100 सदस्य। उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी बर्तन, हुस्ना मिट्टी का बर्तन, हलफ मिट्टी का बर्तन, उबेद मिट्टी का बर्तन। चुनार काली मिट्टी बर्तन। चुनार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में स्थित एक नगर है। चुनार गढ़ किला 56 ईसा पूर्व उसे उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया था। चुनार क्षेत्र की पत्थर और चीनी मिट्टी की कलाकृतियाँ प्रसिद्ध हैं। हुस्ना संस्कृति, यह उत्तरी मेसोपोटामिया में एक नौपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति है। हलफ मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल उत्तरी मेसोपोटामिया 6500 से 5500 ईसा पूर्व की अवधि में किया जाता है। उबैद संस्कृति की उत्पत्ति 6200 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया में हुई थी। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? आगरा। प्रसिद्ध बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के राज्य के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक के केंद्र बटेश्वर में आयोजित किया जाता है। बटेश्वर आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बटेश्वर के स्थान यमुना और सौरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में यहाँ पशु किराया का आयोजन किया जाता है। पशु विक्रेता इस स्थान पर किराया शुरू होने के एक सप्ताह पहले से ही पहुंचना शुरू कर देते हैं। भगवान शिव के नामों में से एक यानी पशुपति इस पशु किराया का प्रतीक है। इस पशु किराया कार्यक्रम में 3 चरण शामिल हैं। पहले चरण में ऊँट, घोड़े, गधे बेचे जाते हैं। दूसरे चरण में गाय, मवेशी बेचे जाते हैं। तीसरे चरण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेला समाप्त होता है। कार्यक्रम के दौरान पशु दौड़ भी आयोजित की जाती है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश के बारे में, राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। राजकीय पशु दलदल हिरन, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस, क्रेन। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य 80 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि 31 सदस्य है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों 9 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का वह राज्य जिसे अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। भारत में पहला एयर मेल प्रणाली इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। बनारस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नरोरा
परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एशिया का पहला साइकिल हाईवे है। अलीगढ़ लाख प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर भारत का चमड़ा शहर कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश की प्रौद्योगिकी और आर्थिक राजधानी के रूप में जाना था। इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। वाराणसी को भारत की धार्मिक राजनीति के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वृंदावन को विधवाओं के शहर के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ रहती है? बहराइच, ललितपुर, सोनभद्र में। पहाड़ी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाने वाली एक हिंदू जाति है। पहाड़ियाँ नाम का अर्थ गोंडी भाषा में जंगल को जलाने वाला कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे स्लैश एड वर्ण कृषि का अभ्यास करते हैं। अन्य परंपराओं के अनुसार नाम पहाड़ियाँ शब्द का भ्रष्ट और जिसका हिंदी में अर्थ एक पहाड़ी निवासी है। वे कई आदिवासी समुदायों में से एक और विंध्य पहाड़ों की तलहटी पर रहते हैं। समुदाय हिंदी की एक बोली बोलता है। अधिकांश परहिया का निवास सोनभद्र जिले का पहाड़ी लहरदार और अत्यंत जंगली दक्षिणी भाग है। पहाड़ी अपने निर्वाह के लिए जंगल पर निर्भर करते हैं। वे एक छोटे जोत वाले समुदाय हैं। वनोपज का शिकार करना, इकट्ठा करना उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे जड़, कंद, फल, लाख और पत्ते इकट्ठा करते हैं जिसे वे स्थानीय बाजार में बेच सकें। वे अब शिकार में संलग्न नहीं है क्योंकि वे बसे हुए खेतों अब उनका व्यवसाय है। पहाड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर सन 2021 में उत्तर प्रदेश किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? बलरामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर सन 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी और किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस परियोजना में 5 नदियां घाघरा, सरयू, राप्ती और बाण गंगा रोहिणी को आपस में जोड़ना है। इस परियोजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की सुविधा होगी। इस परियोजना में 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के तहत पूरी होने वाली 99 परियोजनाओं में सबसे बड़ी है। मुख्य नहर 318 किलोमीटर लंबी और 6600 किलोमीटर से अधिक लंबी 922 उपनहरों को इससे जोड़ा गया है। परियोजना से लाभान्वित होने वाले 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर और महाराजगंज है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का योजना 1972 में बनाई गई थी। इस पर काम 1978 से शुरू हुआ था लेकिन कुछ बजटीय समस्या का सामना करना पड़ा था। इस परियोजना को तब पुनर्जीवित किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि किसान योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाने वाली 99 परियोजनाओं में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को शामिल किया। शुरुआत में परियोजना का छोटा पैमाने पर 1978 में 2 जिलों में 78 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सिंचाई के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे 9 जिलों तक बढ़ा दिया गया है और परियोजना का कुल लागत 9,800 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, राजकीय पशु बारहसिंघा, राज्य पक्षी सारस क्रेन और राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश कैडेट के किस आईएएस अधिकारी ने हाल ही में टोक्यो पैराओलंपिक सन 2020 में सिल्वर पदक जीता है? सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने सन 2020 टोक्यो पैराओलंपिक में पदक जीता है। उन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पैराओलंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश कैडेट के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। राजेंद्र कुमार तिवारी 1985 बैच के उत्तर प्रदेश कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। श्री राजीव कुमार भारत के प्रमुख 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। श्री राजीव कुमार भारत के वर्तमान 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जून सन 2021 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जसवंत सिंह सैनी को। जसवंत सिंह सैनी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वह भाजपा के पूर्व राज्य सचिव हैं और सहारनपुर के रहने वाले हैं। तनवीर हैदर उस्मानी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 3 इकाइयां अर्थात पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। बृजलाल उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इकबाल सिंह बलराम लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जून सन 2020-21 अशफाक सैफी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए उत्तर प्रदेश के बजट सन 2021-22 में कितनी राशि प्रस्तावित है? 1400 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के बजट सन 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत वर्ष सन 2021 और 22 में 2031 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरी सीवरेज और जल निकासी की व्यवस्था के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। 5,50,270 करोड़ का बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। 2 शब्दलिंग है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इन दोनों मिशनों को समन्वय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव हैं। दोनों मशीनों का उद्देश्य 2 अक्टूबर सन 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पहले भारत में संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब नहीं करता है। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब नहीं करता, यानी पहला। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश 9 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 9 राज्य। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। इनमें से दिल्ली और नेपाल भी शामिल है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल, दलदल हिरण, बारहसिंगा, सारस क्रेन, पक्षी हो गया, वृक्ष अशोक हो गया, पलाश पुष्प हो गया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में से। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक स्मारक है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारत चीनी का कटोरा है। पहला साइकिल हाईवे उत्तर प्रदेश में है। पहली एयरमेल प्रणाली इलाहाबाद में स्थापित की गई है, भारत में। एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। बनारस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। नौरा परमाणु बिजली उत्तर प्रदेश में। लखनऊ के नवाबों का शहर। कानपुर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को भारत का चमड़ा शहर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश की प्रौद्योगिकी और आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों का शहर के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वृंदावन को विधवाओं के शहर के रूप में जाना था। अलीगढ़ लाख प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। लोकसभा सबसे अधिक सीट 80 है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीट प्रतिनिधित्व 31 है। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है?
बाराबंकी उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाराबंकी के अलावा गाजीपुर में भी अफीम की खेती होती है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में अफीम की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र अफीम कारखाना गाजीपुर में एकमात्र अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है। अफीम की बीज से प्राप्त लैटेक्स को सुखाया जाता है जो अफीम पोपीवर सोमनीफेरस होता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल 7.3 है। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों के अंतर्गत 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सदस्य हैं, अब विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को पेंशन का भुगतान किया जाता है। अटल पेंशन योजना APY 9 मई 2015 को शुरू की गई भारत सरकार की एक योजना है। यह योजना दिनांक 1 जून 2015 से परिचालित हो गई थी। यह 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, अतः विकल्प एक सही है। इस योजना के तहत एक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु से उसके योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी। इसलिए इस समान पेंशन का भुगतान ग्राहक के पति या पत्नी को किया जाएगा और ग्राहक और पति पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर एक या पत्नी की मृत्यु होने पर संचित पेंशन धन नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अपने वन नेशन वन पेंशन मोबिलाइजेशन अभियान के माध्यम से लगभग 3.07 लाख APY खातों को सोर्स किया गया है, जिसके कारण अटल पेंशन योजना के तहत अब तक कुल 62 लाख नामांकन हुए हैं। स्वाधार के लिए योजना, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए योजना है स्वाधार। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह योजना लागू कर रहा है, जो कठिन परिस्थितियों से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता को लक्षित करती है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस योजना महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की कल्पना की गई है। योजना के तहत हर जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाला स्वाधार गृह स्थापित किया जाएगा और योजना के उद्देश्य में शामिल बिना किसी सामाजिक आर्थिक सहायता के संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, उपचार, देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा उन्हें उनकी भावनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के साथ उनके मुठभेड़ के कारण बाधित हो जाती है। इन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे परिवार, समाज उनके पुनर्वास समायोजन के लिए कदम उठा सकें। आर्थिक और भावनात्मक रूप से उनका पुनर्वास करना, एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करना जो संकटग्रस्त महिलाओं की विभिन्नता आवश्यकताओं को समझती है और उन्हें पूरा करती है, उन्हें गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने में सक्षम बनाती है। स्वाधार योजना सन 2001-2 में शुरू की गई थी। यह योजना आश्रय, भोजन, वस्त्र और पुनर्वास की प्राथमिक आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। स्वाधार योजना का उद्देश्य घर आधारित समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के प्रत्येक समूह को विशिष्ट भेद्यता से संबोधित करना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की विशेषता है? इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान धन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस योजना के छोटे सीमांत किसानों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से पेश किया जाता है, जो 60 वर्ष की आयु के प्राप्त करने वाले किसानों को 300 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है। एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। छोटे और सीमांत किसान जिसकी आयु 18 वर्ष और इससे अधिक
और 40 वर्ष तक और संबंधित राज्य के शासित प्रदेश की भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। योजना के तहत सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3,000 की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। पेंशन फंड में किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह के बीच राशि का योगदान करना होगा जब तक कि वे सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। केंद्र सरकार पेंशन फंड में भी समान राशि का समान योगदान देगी। लघु और सीमांत किसानों के जीवन साथी भी अलग से योजना में शामिल होने के पात्र हैं, जिन्हें 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 3,000 रुपये की पेंशन भी अलग से मिलेगी। जो किसान योजना में शामिल हो गए वे बाद में इस योजना को छोड़ सकते हैं यदि वे किसी भी कारण से जारी नहीं रखना चाहते। पेंशन फंड में इनका योगदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी मृतक किसान की शेष आयु तक शेष योगदान का भुगतान करके योजना में जारी रह सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड से किसानों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार को है। रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण यूएस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO सर्वेक्षण पूरी आबादी की 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। मोटे तौर पर श्रेणी 1 में वे लोग शामिल हैं जो सर्वेक्षण के संदर्भ में अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे। इन व्यक्तियों को नियोजित के रूप में लेबल किया जाता है और श्रेणी 1 को 100 नियोजित वेतनभोगी कर्मचारियों आकस्मिक मजदूरों जैसे श्रेणियों में शामिल किया जाता है। श्रेणी 2 में वे शामिल होते हैं जो सर्वेक्षण के संदर्भ में अवधि के दौरान किसी भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं थे लेकिन काम की तलाश में थे। अगर काम उपलब्ध था इन व्यक्तियों को बेरोजगार के रूप में चिन्हित किया जाएगा। श्रेणी 1-2 मिलकर देश की श्रम शक्ति बनाती है। श्रेणी 3 उन लोगों का गठन करती है जो न तो काम में लगे हुए हैं न ही इसके लिए उपलब्ध है। इस श्रेणी की श्रम शक्ति में नहीं है। ये रूप से लेबल किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले, अध्ययन करने वाले, विकलांगता के कारण काम करने में असमर्थ लोग, केवल घरेलू कर्तव्यों में शामिल होने वाले लोगों को शामिल होंगे। एक अध्ययन के यह अनुमान लगाया गया है कि यूएस सन 2004 ULFS सन 2017-18 के बीच 13 वर्षों में देश में कुल रोजगार में 4.5 करोड़ की वृद्धि हुई। इन निरपेक्ष संख्या को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए कहा जाता है कि यह सिर्फ 0.8% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर समग्र जनसंख्या में वृद्धि जो कि 1.7% थी। सरकार योजना कृष्ण कुटीर में संदर्भित मंत्रालय का नाम महिला और बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय कुटीर कृष्ण कुटीर केवल विधवाओं के लिए निर्मित एक विशेष घर है। इसमें वर्ष 2018 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर आरंभ किया गया था। इसके द्वारा सरकार वृंदावन उत्तर प्रदेश में दयनीय परिस्थितियों में रहने वाली 1000 विधवाओं के लिए एक विशेष घर बनाने की योजना है। इसका उद्घाटन मेनका संजय गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से अगस्त 2018 को किया। कृष्णा कुटीर स्वाधार गृह योजना का एक हिस्सा है। यह केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल है। निर्माण की केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। वर्तमान में स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं। आवास और शहरी कार्यों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को दिसंबर सन 2021 में किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश। आवास एवं शहरी कार्यों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 29 दिसंबर सन 2021 को
उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने दुर्गा शंकर मिश्रा के स्थान पर मनोज जोशी को नया आवास शहरी कार्यों का सचिव नियुक्त किया है। मिश्रा 1985 के IAS अधिकारी मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी का स्थान लेंगे। हाल की नियुक्तियां: अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को दिसंबर 2021 में चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने अतिरिक्त गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में बैन कैपिटल के नामित आशीष कोटेचा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कोटक महिंद्रा के बैंक ने आशु सुयश को 5 साल की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा 30, राज्यसभा 31, राजकीय पशु बारहसिंगा पक्षी सारस उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बांध गोविंद वल्लभ पंत बांध, पंजीकृत GI वाराणसी ग्लास बीड्स, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी शहरी आम, बनारस क्रोकेट और साड़ी, गोरखपुर टेराकोटा, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, भदोही का हस्त निर्मित कालीन और लखनऊ जरदोजी। निम्नलिखित में किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है? पहाड़। सीढ़ीदार कृषि यह पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है जहाँ फसल उगाने के लिए पर्याप्त समतल भूभाग नहीं होते हैं। इनमें पहाड़ियों की ढलान को नियमित अंतराल के क्षैतिज सीढ़ी में बदल दिया जाता है, जो फसल की खेतों की अनुमति देते हैं। वे ढलान के साथ सतही अपवाह को भी कम करते हैं और मिट्टी के कटान को रोकने में मदद करते हैं। कुटीर बॉन्डिंग कंटूर बॉन्डिंग इसमें एक पहाड़ी सतह के ढलान के आर पार चेक की एक श्रृंखला लगाई जाती है। बाद में पूरे ढाल की कई छोटे खंडों में विभाजित करते हुए जो ढलानों के साथ अपवाह को कम करने में मदद करते हैं। ढलानों पर वर्षा जल का अधिक अवशोषण सुनिश्चित करते हैं और इस प्रकार मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी दीवारों को बनाए रखने के रूप में भी हो सकते हैं। समोच्च जुताई ढलान वाले क्षेत्रों में भूमि की जुताई समोच्च के आर पार ढलान के समकोण पर की जानी चाहिए। यह ढलानों के साथ नलियों के निर्माण को रोकने जो अपवाह के माध्यम से ऊपरी मिट्टी को नष्ट कर देते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि ढलान वाली फसलों को पर्याप्त पानी मिले। सरकार ने निम्नलिखित में किसके माध्यम से बफर स्टॉक की खरीदारी करती है? भारतीय खाद्य निगम FCI का पूर्ण रूप भारतीय खाद्य निगम है। बफर स्टॉक FCI द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न, गेहूं और चावल का भंडारण है। FCI अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं चावल खरीदता है। खरीदे गए अनाज को अन्न भंडार में रखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सरकार द्वारा FCI के माध्यम से बफर स्टॉक की खरीद की जाती है। किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस कीमत को MSP कहा जाता है। MSP का पूर्ण रूप न्यूनतम समर्थन मूल्य है। समाज के गरीब वर्ग में राशन की दुकानों के माध्यम से भोजन वितरण की व्यवस्था को कहा जाता है PDS। FCI द्वारा खरीदा गया भोजन समाज के गरीब वर्ग में सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, DPS कहते हैं। राशन की दुकानों में ज़्यादातर इलाकों, गाँवों, कस्बों और शहरों में मौजूद होती हैं। राशन की दुकानों को उचित मूल्य की दुकान के नाम से भी जाना जाता है। इन दुकानों में खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी के तेल का भंडारण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समाज के गरीब वर्ग में राशन की दुकानों के माध्यम से भोजन वितरण की व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली DPS कहा जाता है। FCI का पूर्ण नाम भारतीय खाद्य निगम है। MSP का पूर्ण रूप मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। उत्तर प्रदेश में सोरा नृत्य किस जिले की जनजाति द्वारा किया जाता है? ललितपुर जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य जिलों में से एक है। ललितपुर का उल्लेख दुनिया के सबसे पुराने
शास्त्रों, यज्ञ पुराणों और विष्णु पुराण और 12 पुराण में मिलता है। उत्तर प्रदेश ललितपुर जिला की जनजातीय सोरा नृत्य करती है। यह उनकी फसलों की कटाई के दौरान खुशी दिखाने के उद्देश्य से किया जाता है। सन 2003 में उत्तर प्रदेश में केवल थारू और बुक्सा जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों के रूप में नामित किया गया था से पहले, लेकिन केंद्र सरकार ने सन 2003 में सूची में 10 नई जातियों को जोड़ दिया। एक बुंदेला राजपूत द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित चंदेरी राज्य में ललितपुर जिला भी शामिल था। ललितपुर को 1974 में एक जिले के रूप में स्थापित किया गया था और यह न केवल हृदय भूमि बल्कि बुंदेलखंड का दिल के आकार का जिला भी है। गोरखपुर भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो पूर्वांचल क्षेत्र में राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है और भारत में 13वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। कानपुर शहर चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंचायत समिति की सहायता में इनमें से कौन सा ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को विनियमित करता है? जिला परिषद। पंचायत समिति की मदद में जिला परिषद सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को विनियमित करती है। यह जिला स्तर पर विकास योजना के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। ग्राम सभा पंचायत राज प्रणाली का प्राथमिक और अस्थायी निकाय है। गांव के लोग अपने मुद्दों पर चर्चा करने और गांव के लिए आवश्यक योजनाएं बनाने के लिए इस मंच का उपयोग करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। पंचायत समिति ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य जनता द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से किया जाएगा। हालांकि ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इस तरह से किया जाता है जैसे कि राज्य विधायिका निर्धारित करती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायतों के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों के पंचायतों की बैठक में मत देने का अधिकार होता है। पंचायत समिति भारत में मध्यवर्ती तहसील स्तर पर एक ग्रामीण स्थानीय सरकार का निकाय यह तहसील के गांवों के लिए काम करता है। एक साथ विकास खंड कहा जाता है। ग्राम समिति का चुनाव सीधे ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243C से संबंधित है। 243C के अनुसार मध्यवर्ती स्तर का अर्थ राज्य के राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट गांव और जिला स्तर के बीच का स्तर इस भाग के प्रयोजन के लिए मध्यवर्ती स्तर होना चाहिए। पंचायतों की पंचायत कहा गया है। 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थान के स्तरों को इस प्रकार परिभाषित करता है: जिला स्तर, मध्यवर्ती स्तर, आधार स्तर। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। नाम राज्यों के भिन्न होते हैं। आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद, गुजरात में तालुका पंचायत और कर्नाटक में मंडल पंचायत। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के साथ पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जाएगा। पंचायत समिति में पाए जाने वाले सबसे आम विभाग: प्रशासन, वित्त, सार्वजनिक कार्य, कृषि या स्वास्थ्य। पंचायत समिति में प्रत्येक विभाग का अपना अधिकार होता है। अक्सर वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जो विस्तार अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक राजस्व संपन्न पंचायत समिति में वे स्थानीय कर्मचारी हो सकते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त प्रखंड विकास अधिकारी BDO पंचायत समिति के विस्तार अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों का पर्यवेक्षण होता है और वास्तव में इसका प्रशासनिक प्रमुख बन जाता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जाती है, सभी संभावित योजनाओं को एकत्रित करती है और वित्तीय बाधाओं और सामाजिक कल्याण और
क्षेत्र के विकास के कोणों से मूल्यांकन करके उन्हें वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए संसाधित करती है। यह उन मुद्दों को भी पहचानता है और प्राथमिकता देता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर संशोधित किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर पंचायत को किस रूप में भी जाना जाता है? जिला परिषद शीर्ष पर है। पंचायती राज प्रणाली का तीसरा स्तर है। यह जिला स्तर पर स्थित है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके कुल सीधे चुने जाते हैं। पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष सीधे निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। 1/3 से कम कार्यालयों और सीटों के महिलाओं सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं है। पंचायत राज प्रणाली को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जबकि महाराष्ट्र 9वां राज्य था। प्रणाली में 3 स्तर: ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, जिला परिषद जिला स्तर। 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया था। 73वें संशोधन में सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं की तैयारी, उपयुक्त करों, कर्तव्यों, टोलों और शुल्कों को वसूलने के लिए एकत्र करने की क्षमता दोनों के लिए पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के विकास के लिए प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन पंचायत के 3 स्तर के अंतर्गत नहीं आता है? ब्लॉक स्तर आता है, जिला पंचायत, राज्य स्तर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान: संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था 2 राज्य पंचायत अधिनियमों यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 द्वारा शासित है। 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था: जिला स्तर पर जिला पंचायत, अंतर क्षेत्रीय या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1995 में 5 वर्ष की अवधि के लिए नियमित अंतराल पर चुनाव कराए। 1994 से हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों कर आधार और पंचायतों और स्थानीय निकायों के बीच राज्य शुद्ध कर प्राप्तियों के आवंटन को बढ़ाने के तरीकों को सिफारिश करने के लिए किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड कौन रखता है? ग्राम पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड बनाता है। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। पंचायत जिसे सरपंच के रूप में जाना जाता है। पंचायत का सचिव एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। पंचायत के सचिव को नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एक ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण कार्य: पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना, जन्म और मृत्यु की शीघ्र पंजीकरण और रिपोर्ट सुनिश्चित करना, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करना, बच्चों के सार्वभौमिक टीकाकरण को प्राप्त करना, स्वच्छता और उचित जल निकासी प्रदान करना, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव, जनगणना, फसल जनगणना, पशु जनगणना से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव, पीने का पानी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। यूपी सरकार एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना है। यूपी में ऐसे उत्पाद जो कभी नहीं मिलते हैं, जैसे प्राचीन और पौष्टिक काला नमक चावल, दुर्लभ और अच्छे गेहूं, डंठल शिल्प, कपड़ों पर विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी और जरदोजी का काम, जटिल और आश्चर्यजनक सींग और अस्थि का काम जो जीवित लोगों के बजाय मृत जानवरों, हाथी दांत के लिए एक प्राकृतिक अनुकूलन, प्रतिस्थापन अवशेषों का उपयोग करते हैं। इनमें से कई उत्पाद जीआई टैग के लिए है, जिसका अर्थ होता है कि उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट होने के रूप में प्रमाणित है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम कुछ जिले का उत्पाद: अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र, अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर, औरैया खाद्य प्रसंस्करण देसी घी, भदोही कारपेट दरी, फतेहपुर चादरें और लोहे के निर्माण,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली। उत्तर प्रदेश बरेली जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर विश्व में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। मेरठ अपनी कैंची, खेल के सामान और गजक मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ भारत की खेल राजधानी है। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा जिला डायस्पोर और पायरोफाइलाइट के लिए प्रसिद्ध है। बांदा जिला गेरुआ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को प्रोत्साहित करना है। पीतल की मूर्तियाँ मुरादाबाद, चमड़े का सामान कानपुर, लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा इलाहाबाद, गलीचा मिर्ज़ापुर, बिस्कुट मोदीनगर आगरा अलीगढ़। बेराइट और एडलूसाइट उत्तर प्रदेश किस जिले में पाया जाता है? सोनभद्र। बेराइट और एडलूसाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। राज्य में रेत, पत्थर, कंकड़, नमक, पंटर, मोरंग, तेल और अन्य लघु खनिज भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर शामिल होता है, जो मिर्ज़ापुर जिले के गुरुमा, कनाच, बापूहारी और सोनभद्र जिले में कजराहट में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में डोलोमाइट, इलाहाबाद जिले में करछना में कांच रेत, बांदा जिले और मऊ जिले में करवी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में संगमरमर, बांदा जिले में राजगेवा में बक्साइट, मिर्ज़ापुर जिले के बांसी और मकरी खोह क्षेत्र में गैर प्लास्टिक अग्निशव मिट्टी, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, कॉपर, जिप्सम जैसे कई संसाधन हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मानसून मनोरंजन है बिरहा कजरी। कजरी लोकगीत भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी संबंधित है। कजरी लोकगीत अक्सर अपने प्रेमी के लिए एक युवती की लालसा का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गर्मियों के आसमान में काले मानसून बादल आते हैं और शैली की विशेष रूप में बरसात के मौसम में गाई जाती है। बिरहा उत्तर प्रदेश बिहार की एक अन्य लोकप्रिय लोकगीत शैली है। सारंग दरिया एक भारतीय तेलुगु भाषा का लोकगीत है। रसिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में भारतीय लोक संगीत का एक लोकप्रिय शैली है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? प्लास उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। प्लास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य भौगोलिक राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राजकीय पक्षी अशोक वृक्ष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसंख्या 19,98,12,341। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। राज्य स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। कुल मंडल 18। 700 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी सन 2022 के किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? मेरठ। 700 करोड़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर सन 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांवों में 700 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय में 540 महिलाएं, 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल आदि सहित आधुनिक और अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे से लैस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 दिसंबर सन 2021 को IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ओमिक्रॉन के डर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर सन 2021 में बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर सन 2021 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की
शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। अक्टूबर सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ ISA का शुभारंभ किया। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सन 2021 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया है। अगस्त सन 2021 में नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का नृत्य है जो विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा। कर्मा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का नृत्य है जो विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। धुरिया उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक नृत्य है। नटवारी पूर्वांचल क्षेत्र का एक नृत्य है। नटवारी नृत्य को कथक से जोड़ा जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर शामिल है।